कि बच्चे का जन्म एक बहुत खुशी का मौका होता है। लेकिन सोचो, अगर पिता सालों पहले गुजर गए हों। ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं रही। क्रायोप्रिजर्वेशन की वजह से अब ये मुमकिन है, एक बच्चा पैदा हो सकता है जिसके माता या पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही क्रांतिकारी भी। पोस्ट्यूमस रिप्रोडक्शन की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां साइंस जिंदगी, मौत और परिवार के हमारे विचारों को चुनौती दे रही है। चलिए इस असाधारण घटना और इसके साथ आने वाली एथिकल, इमोशनल और लीगल मुश्किलों के बारे में गहराई से जानते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मौत परिवार शुरू करने के रास्ते का अंत नहीं है। यही पोस्ट्यूमस रिप्रोडक्शन का वादा और खतरा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कुदरत और नैतिकता की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। जैसे कि हम इस नए मोर्चे पर खड़े हैं, जरूरी है कि हम सावधानी और गहरे सोच विचार के साथ आगे बढ़ें। बच्चे पैदा करने की इच्छा इंसान के मन में गहरे तक बैठी होती है। सदियों से गर्भधारण न कर पाना बहुत दुहक का कारण रहा है। लेकिन क्या होता है जब बच्चे की चाहत कब्र से भी आगे बढ़ जाती है? पोस्ट्यूमस रिप्रोडक्शन एक उम्मीद की किरण दिखाता है, लेकिन यह हमें जिंदगी, मौत और माता पिता होने के असली मतलब के बारे में असहज सवालों का सामना करने के लिए भी मजबूर करता है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक बहस नहीं है, ये एक बहुत ही पर्सनल और सामाजिक बहस है। ये हमें अपनी मृत्यु दर और उस विरासत का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। जैसे ही हम पोस्ट्यूमस रिप्रोडक्शन के अनजाने क्षेत्र की खोज करते हैं, हमें अपने दिमाग और दिल दोनों से निर्देशित होकर सावधानी से कदम रखना चाहिए। क्रायोप्रिजर्वेशन सेल्स, टिश्यूज या पूरे ऑर्गेनिजम्स को बहुत कम तापमान पर प्रिजर्व करने की प्रक्रिया है। मूल रूप से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को रोककर इस टेक्नोलॉजी ने स्पर्म, एग्स और एम्ब्रियोज को बिना किसी खराबी के लंबे समय तक स्टोर करना मुमकिन बना दिया है। जरूरत पड़ने पर इन फ्रोजन सेल्स को पिघलाया जा सकता है और रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी शामिल है। भविष्य में इस्तेमाल के लिए किसी के जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने की संभावना, उम्मीद और एथिकल कंसर्न्स दोनों को जन्म देती है। जो लोग इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए क्रायो प्रिजर्वेशन उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को प्रिजर्व करने का मौका देता है। हालांकि यह जटिल परिस्थितियों का द्वार भी खोलता है, जहां लोग अपने जाने के बहुत बाद बच्चे पैदा करने का विकल्प चुन सकते हैं। लिविंग सेल्स को फ्रीज और थॉ करने की क्षमता इंसानी कौशल का प्रमाण है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे हम सेल्यूलर लेवल पर जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें सावधानी और एथिकल ऑब्लिगेशन की गहरी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्रायोप्रिजर्वेशन का साइंस लगातार विकसित हो रहा है, जो मुमकिन है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में प्रगति करते रहेंगे, यह जरूरी है कि हम इन एडवांसमेंट्स के एथिकल और सामाजिक इम्प्लीकेशंस के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत करें। पोस्ट्यूमस रिप्रोडक्शन कई एथिकल और लीगल चुनौतियों को पेश करता है। सबसे बड़ी चिंता कंसेंट को लेकर है। क्या मृतक ने मृत्यु के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट रूप से सहमति दी थी? स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन के बिना यह सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज के लिए कानूनी लड़ाई और इमोशनल उथल-पुथल का कारण बन सकता है। एक ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसका अस्तित्व प्यार और लॉस दोनों का प्रमाण है। बिना माता पिता के बच्चे को दुनिया में लाने के एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? जब एक पेरेंट शुरू से ही अनुपस्थित हो, तो हम लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जटिल नेटवर्क को कैसे नेविगेट करते हैं? डायन ब्लड, एक ब्रिटिश महिला जिसने अपने मृत पति के स्पर्म का उपयोग करके गर्भ धारण करने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, का मामला इन जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। उसकी ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई ने पोस्ट्यूमस रिप्रोडक्शन के लिए एक मिसाल कायम की, लेकिन इसने रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की एथिकल सीमाओं के बारे में भी जबरदस्त बहस छेड़ दी। जैसे जैसे हम पोस्ट्यूमस रिप्रोडक्शन के इम्प्लीकेशंस से जूझते हैं, हमें इन तरीकों से पैदा हुए बच्चों की इमोशनल वेलबीइंग को एड्रेस करना होगा। ये जानने के साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि उनके माता पिता में से एक ने मृत्यु के बाद उन्हें पैदा करने का फैसला किया। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का भविष्य वादे और अनिश्चितता दोनों में डूबा हुआ है। जैसे जैसे क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक्स आगे बढ़ेंगी, हम एक ऐसा भविष्य देख सकते हैं जहां लोग अपने जेनेटिक मटेरियल को
लंबे समय तक, संभवतः अनिश्चित काल तक प्रिजर्व करने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे परिवार की हमारी सोच में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लोग अपनी मृत्यु के दशकों या सदियों बाद भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। पारंपरिक परिवार की स्ट्रक्चर में एक गहरा बदलाव आ रहा है। पोस्ट्यूमस, रिप्रोडक्शन, किनशिप और पेरेंटहुड के हमारे पहले से बने विचारों को चुनौती देने वाले कई कारकों में से एक है। जैसे जैसे हम इस अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ये जरूरी है कि हम इन मुद्दों को सहानुभूति, खुले दिमाग और मानवीय रिश्तों के बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने की इच्छा के साथ देखें। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स जबरदस्त होने के साथ साथ हमें एक बड़ी जिम्मेदारी भी देते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल एथिकल और रिस्पॉन्सिबली तरीके से हो। आने वाली पीढ़ियों की वेल बीइंग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके लिए वैज्ञानिक प्रगति, एथिकल विचार और सामाजिक अनुकूलन के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। सेल्युलर लेवल पर जीवन और मृत्यु में हेरफेर करने की क्षमता मानव प्रतिभा का प्रमाण है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान और उस विरासत के बारे में बुनियादी सवालों का सामना करने के लिए भी मजबूर करता है जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। रिप्रोडक्शन के भविष्य की यात्रा एथिकल दुविधाओं और सामाजिक चुनौतियों से भरी होगी। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हमें सावधानी और साहस दोनों के साथ करना होगा।